Hello students, this is TCS Education. I am Didi Chakraborty, your educator. आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्ट 1 क्लास 11 सोशियोलॉजी टॉपिक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, जिसमें मैंने डिटेल पूरी तरीके से सिलेबस को कवर किया है, वो प्लीज़ जाके वो वीडियो फुल्ली देख के आए, क्योंकि सिलेबस के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टॉपिक्स। जिस तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं वो पूरा चीज़ हमने पिछला वीडियो में पूरा कवर किए हैं। सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। आज हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बेसिक चैप्टर है। हम लोग एकदम पूरी तरीके से ठीक ठाक तरीके से एकदम इसको कवर करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोगों का सब टॉपिक के ऊपर। सब टॉपिक हम लोगों का है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। इसके अंडर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंडर में हम लोग ओरिजिन ऑफ द डिसिप्लिन पढ़ेंगे और उस किस तरीके से उसका ग्रोथ हुआ है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है, और उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। और क्योंकि ये वीडियो पूरा लेंदी होने वाला है, इसलिए मैंने इस पार्ट को सेपरेटली कवर करने के लिए सोचा है। सो आई विल बी डूइंग दिस नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। दिस सब टॉपिक को हम लोग और एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए हम लोग ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं द सब टॉपिक वेयर वी डील विथ ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया है, एज का ये एस मिस हो गया, ठीक है। चलो, एज अ डिसिप्लिन हम लोग देख सकते हैं सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन किस समय पे एस्टैब्लिश हुआ है, 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में। ये सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये दोनों ओरिजिन से आता है। दैट इज ओरिजिन इज लैटिन एंड ग्रीक। दे आर कमिंग फ्रॉम बोथ लैटिन एंड ग्रीक origins, and the words comes from the Latin word socius, and its meaning is companion, and its suffix logi means study. So therefore we can say that the etymological meaning of sociology is the study of society and the study of social institutions. Therefore हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पूरा मीनिंग, सोशियस का मीनिंग कंपेनियन हुआ एंड लॉजी का मीनिंग स्टडी हुआ। सो दोनों को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, चलो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द स्टडी ऑफ सोशल मतलब सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर इज अ साइंटिफिक वे इज कॉल्ड टू हैव बिकम विथ अगस्ट कोथ। अगस्ट कोथ ने इसको क्या कहा है? ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर का एक साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी। सोशियोलॉजी क्या डील करता है? ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर का साइंटिफिक वे में उसको स्टडी करना। ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करना, उसका सोशल बिहेवियर, ह्यूमन का सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, ये ही पूरा डील जो है ये सोशियोलॉजी डील करता है, ठीक है? ये पूरा टॉपिक जो है ये सोशियोलॉजी का मेन बेसिक ग्राउंड बनता है, जिसके आधार पर पूरा सोशियोलॉजी टिका हुआ है। और इस किसने कहा है ये सब? अगस्ट कोथ ने। अगस्ट कोथ इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्ट कोथ इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है? ये हम लोग इतना दूर तक समझ गए हैं ना पूरा। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं द सेकेंड टॉपिक के ऊपर, सब टॉपिक, जो कि है द ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन। किसका ग्रोथ? सोशियोलॉजी का ग्रोथ, ठीक है? सोशियोलॉजी का ग्रोथ। सोशियोलॉजी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ? एनलाइटमेंट के वजह से हुआ, फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हुआ, उसके बाद हुआ, और डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स। तब एनलाइटमेंट के समय, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय क्या होने लगा? न्यू मार्केट खोलने लगा। मार्केट के लिए लोग न्यू लैंड्स खोजने लगे थे। जहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, जो वास्को ड गामा आते हैं इंडिया में, कैलिकट में, फिर बार्थोलोम्यू डाइस हो गया, वहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, न्यू लैंड्स का खोज करते हुए वो लोग आते हैं। क्यों आते हैं? फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स खोजने के लिए, फॉर द
इंडस्ट्रियल मार्केट खोजने के लिए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सब एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। तो सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप फॉर्मेशन हम लोग तब से पूरा देख रहे हैं, जो कि नोमैडिक और मोनार्की से थोड़ा चेंज होते हुए वो शेप कर रहा था उस समय, ठीक है। सो इन दैट न्यू लैंड्स के खोज के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेस। सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेस में क्या देखते हैं हम लोग, नेचुरल साइंस उस समय क्या है, नेचुरल साइंस गैलीलियो हो गया, हम लोगों का न्यूटन हो गया, ये सब क्या कर रहा था, नेचुरल साइंसेस में बहुत न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस ये सब कर रहा था, ठीक है। सो उसको देखते ही हम लोगों का अगस्त्य जो है उसके ऊपर, उसके माइंड पे ये आया कि हम लोग सोसाइटी के लिए जो डिसिप्लिन बना रहे हैं सोशियोलॉजी का, वो भी साइंस, नेचुरल साइंस के ऊपर ही आधारित होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द नेचुरल साइंसेस प्रिंसिपल। उसका रिसर्च प्रोसीड्योर्स एंड एवरीथिंग शुड बी साइंटिफिक इन नेचर, सो दैट इट कैन बी सेड दैट ये सोशियोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ठीक है। चलो ये इस टॉपिक को हम लोग और अच्छे से समझते हैं इस फ्लो चार्ट से। देखो यहाँ पे है फ्लो चार्ट। नाउ लेट्स सी इन द फ्लो चार्ट। डार्क एज दिखा रहा है यहाँ पे, डार्क एज के बाद क्या आ रहा है, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के फॉल आउट्स। मॉडर्निटी के वजह से क्या होने लगा, तीन टाइप का चेंजेस होने लगा, एक है सोशल चेंज, एक है इकोनॉमिक चेंज, और 3 नंबर है पॉलिटिकल चेंज आने लगे सोसाइटी में। अब यहाँ पे सोशल चेंजेस में किस तरीके का सोशल चेंज आने लगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मिडिल क्लास का मतलब एग्जिस्टेंस उस समय से होने लगा था, और सेक्युलरिज्म उस समय बढ़ने लगा। लोग क्रिश्चियनिटी, जो उस समय क्रिश्चियनिटी के बारे में हम लोग, ये सोशियोलॉजी तो मेनली यूरोपियन सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग उसका यूरोप का हिस्ट्री से ही हम लोग देखते हैं। सो सेक्युलरिज्म उस समय पे क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन में डिवाइड होने लगे। सेक्युलर वर्ड आने लगा जहाँ पे लोग टॉलरेंट होने लगे। उसके बाद क्या आते हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज का राइज होने के लिए अर्बनाइजेशन होने लगा, दूर दूर से लोग इंडस्ट्रीज के पास में आके रहने लगे, घेटो फॉर्मेशंस होने लगे। घेटो मीन्स द रेसिडेंशियल एरियाज बिसाइड द इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसमें लेबर लोग रहते थे। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक चेंजेस पे। इकोनॉमिक चेंजेस में हम लोग क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट फोर्सेस का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा। इनविजिबल हैंड जो हम लोग बोलते हैं ना, जो डिमांड एंड सप्लाई मेक्स, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के वजह से ही प्राइस का अपने आप ही ठीक होना, इसलिए कैपिटलिज्म का भी एनरिचमेंट होने लगा, एनहांसमेंट होने लगा। सो आफ्टर दैट पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस में हम लोग क्या देखते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन का चीज़ देखते हैं हम लोग। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या आया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फेटर्निटी, ये सब का नोशन क्लियर होने लगा। सो सोसाइटी में पहले मोनार्की रहा करता था, तो मोनार्की का पूरा ड्रास्टिक चेंज जो होने लगा, मोनार्की से पूरा डेमोक्रेसी का जो एस्टैब्लिशमेंट होने लगा, वो डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट झट से एक दिन में तो नहीं हो गया, उसके लिए भी बहुत टाइम लगा लोगों को एडजस्ट करने में, लोगों का पूरा सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट समझने में। पूरा सोसाइटल हायरार्की पूरा एकदम से बदल गया था ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है, ये टॉपिक, जिसके कारण हम सोशियोलॉजी को जो आज देखते हैं उसका फर्स्ट स्टार्टिंग उस समय में ही हुआ था, विद द हेल्प ऑफ वी कैन से विद द हेल्प ऑफ अगस्त्य, ठीक है। इसके बाद आते हैं, दिस सोशल चेंजेस लीड टू सोशल चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस होने लगा, इंडस्ट्रियल राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने के वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी फेस करने लगे, और न्यूक्लियर फैमिली का
ये स्टार्ट होने लगा। लोग आगे क्या करता था, जॉइंट फैमिली में रहता था स्पेशली इन इंडिया, एंड बाहर में क्या होने लगा, ये भी देखा जाने लगा कि न्यूक्लियर फैमिली का ग्रोथ बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया, लोग क्या करने लगा, ड्यू टू मतलब वो उन लोगों का एक भीतर का चिंता था कि अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में काम करेंगे तो हम लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा। सो दे लेफ्ट द एग्रीकल्चरल वर्क एंड वेंट टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए क्या करने लगा, वो लोग छोटा छोटा फैमिली में बट गया। जब दोनों भाई एक साथ रह रहा था, दोनों फैमिली एक साथ रह रहा था दोनों भाई का, अब क्या होने लगा, ड्यू टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट दे वेंट टू फाइंड जॉब्स इन द इंडस्ट्री। सो जॉब फाइंड करने के लिए उसका परिवार समेत वो चला जाता है उस एरिया से। सो दे लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज एंड फेस पॉवर्टी। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो बुर्जुआ क्लास थे, मतलब जो हायर क्लास थे, जो कि इंडस्ट्री का माथे के ऊपर बैठा हुआ था, वो क्या करता था, प्रॉफिट अर्निंग के लिए कैपिटलिज्म फॉलो करता था। सो प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो लोग क्या करता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाता था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाने के लिए क्या करता था, वो लोग कम वेजेस देता था। ठीक है, कम वेजेस देता था, इसलिए ये प्रॉब्लम्स देखा जाना शुरू हो गया कि पॉवर्टी में लोग जाने लगे, क्योंकि जितना उसका इनकम था उससे ज़्यादा उन लोगों का एक्सपेंडिचर था, इसलिए लोग पॉवर्टी फेस करने लगे। इसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस ने क्या किया, इकोनॉमिक चैलेंजेस का शुरुआत कर दिया, जो कि है पुअर लिविंग कंडीशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज में जो घेटो हम लोग बोलते हैं, आज के दिन पे वो स्लम एरियाज हैं एक्चुअली में, जो जहाँ बहुत सारा लोग एक साथ रहते हैं फॉर देयर कन्वीनियंस, बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर उतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं, और इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास इसलिए छोटा छोटा झोपड़ी बना के वो लोग रहते हैं, इसलिए पुअर लिविंग कंडीशन हो जाते हैं उन लोगों का। एंड ड्यू टू द लो वेजेस दे एक्चुअली इंडल्ज देमसेल्फ इन द न्यू क्राइम्स विच इज ऑकरिंग इन दैट एरिया। मतलब क्राइम्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो लोग अपने आप को नियुक्त कर देते हैं। इस टाइप का इकोनॉमिक चैलेंजेस सोसाइटी फेस करने लगे उस समय। ठीक है, इसके बाद आता है पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल कौन सा चैलेंजेस को फेस कर मतलब स्टार्ट कर दिया, वो है केओस एंड अनसर्टनिटी। एकदम से पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के वजह से फ्रेंच का सोसाइटी, फ्रांस का जो सोसाइटी था, फ्रेंच सोसाइटी अंडरगॉन इनटू अ ड्रास्टिक हायरार्किकल चेंज। जो एक हायरार्की बना रहता था वो एकदम से घट के पूरा डेमोक्रेसी में बदल गया। डेमोक्रेसी में बदलने से लोगों को पूरा आइडिया ही नहीं था कि डेमोक्रेसी किस तरीके से स्थापना करना चाहिए। लोग ऐसा ये जानते थे कि मोनार्की से हम लोग दूर जा रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी अगर स्थापना करेंगे हम लोग अपना गवर्नमेंट बनाएंगे एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट ये तो नहीं था सिचुएशन। वो लोगों को पता ही नहीं था किस तरीके से न्यू एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कितना कुछ चाहिए, कितना आइडियाज चाहिए, कितना ठीक तरीके से पूरा सिस्टमेटिक वे से वोटिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज शुड बी कंडक्टेड। तो उन लोगों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय नहीं था, क्योंकि वो लोग मोनार्की के अंडर में था उस समय। सो दिस ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी लेट अगस्को टू थिंक अबाउट द societal, political, economic and other social challenges that at that time society was facing। इसलिए उसने क्या कहा, उसने एक न्यू डिसिप्लिन का शुरुआत करने के लिए सोचा, जिसमें वो अपना पूरा चीज़ लिख पाएगा, जिसमें वो पूरा नॉलेज इंडल्ज कर पाएगा सोसाइटी की तरफ कि क्या करना चाहिए, सोसाइटी को किस तरह से करना चाहिए, सोसाइटी में क्या क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, किस तरीके से प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, किस तरीके से सिस्टमेटिक वे साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करके हम लोग पूरा सोसाइटी को डेवलप ठीक तरीके से कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि एक दिन आए, एक हम लोग एकजुट हो जाएं और रिवोल्यूशन कर लिया और रिवोल्यूशन के बाद हम लोग सोसाइटी में कुछ अलग अतरंगी सतरंगी कुछ कर बैठे, ऐसा नहीं होता है। टू डेवलप अ सोशियोलॉजी इन सोसाइटी इन अ प्रॉपर वे, अगस्कोत ने सोशियोलॉजी का स्थापना किया। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन देखा, उसको अलग से एक डिसिप्लिन बनाने के लिए सोचा। अच्छा,
अब आते हैं हम लोग, इसके वजह से क्या होने लगा, इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बढ़ने लगा, क्वेश्चन उठने लगा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में क्या निर्माण हुआ, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का निर्माण हो गया। अंडरस्टूड। डार्क एजेस में क्या था, क्रिश्चियनिटी पूरा एकदम से माथे के ऊपर बैठा हुआ था, मोनार्की के ऊपर भी बैठा हुआ था, क्रिश्चियन पोप जो बोलते थे वही सब कुछ होता था, उससे ही सब कुछ होता था, एकदम भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचे जाते थे डार्क एज में। साइंस का कोई जगह ही नहीं था। मॉडर्निटी में क्या होने लगा, साइंस आने लगे, मॉडर्न फॉलआउट्स, इसके लिए मॉडर्निटी के वजह से अच्छा चीज़ के साथ साथ बुरा चीज़ भी होने लगा, सोशल चेंजेस होने लगा, इकोनॉमिक चेंजेस होने लगा, पॉलिटिकल चेंजेस होने लगा। उसका होने से क्या हुआ, सोशल चेंजेस ने किसका जन्म दिया, सोशल चैलेंजेस का जन्म दिया। इकोनॉमिक चेंजेस इन सोसाइटी किसका जन्म दिया, इकोनॉमिक चैलेंजेस का जन्म दिया। पॉलिटिकल चेंजेस इन सोसाइटी किसका जन्म दिया, पॉलिटिकल चैलेंजेस का जन्म दिया। और इस तीनों चैलेंजेस को मुकाबला करने के लिए अगस्त्य ने क्या किया, एक साइंटिफिक आधार पर इंटेलेक्चुअल एक डिसिप्लिन बनाया जो कि सब चीज का क्वेश्चन का उत्तर निकाल सके, जो कि था सोशियोलॉजी। तो ये देयरफॉर ये पूरा पार्ट हमें, ये फ्लो चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, पैराडाइम ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी, किस तरीके से ओरिजिन एंड डेवलपमेंट सोशियोलॉजी का हुआ एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सोशियोलॉजी तो निर्माण हो गया, पर सोशियोलॉजी डील क्या करता है, किसको लेके डील करता है, और ये दूसरे साइंस से किस तरीके से अलग है। मैं फिर भी एक डिटेल वीडियो दे दूंगी कि दूसरे साइंस से किस तरीके से वो अलग है, वो डिटेल तरीके से मैं दे दूंगी, पर यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Sociology is a science of society. No other social science endeavors to study it entirely. सोसाइटी को entirely कोई नहीं स्टडी करता, सोसाइटी का डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फेजेस स्टडी करता है डिफरेंट सोशल साइंसेस। लाइक फॉर इंस्टेंस, इकोनॉमिक्स स्टडीज मैन एज वेल्थ गेटर एंड वेल्थ डिस्पोजर एंड इंक्वायर्स इनटू द रिलेशन ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर। मतलब किस तरीके से वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, वेल्थ को रैशनल तरीके से स्पेंड करना है, एक्सपेंडिचर करना है, वेलफेयर किस तरीके से करना है, ये सब इकोनॉमिक, मैन एज ए इकोनॉमिक क्रीचर इकोनॉमिक्स डील करता है। हिस्ट्री क्या दिखाता है, हिस्ट्री डील्स विद द ह्यूमन पास्ट का पूरा रिकॉर्ड लेके वो डील करता है इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑर्डर, वो टाइम ऑर्डर को हम लोगों को दिखाता है। इसके बाद क्या है, Cultural anthropology studies man, particularly the primitive communities and their culture. Primitive communities किस तरीके से रहते हैं उसके बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल चीज देते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी क्या देता है, साइकोलॉजी स्टडीज द मैन एज अ बिहेविंग इंडिविजुअल। ये पूरा स्लैश होगा यहाँ पे, मैन अलग होगा, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे साइकोलॉजी स्टडीज द मैन एज अ बिहेविंग इंडिविजुअल। बिहेविंग इंडिविजुअल मतलब उसका बिहेवियर को अलग से स्टडी करता है एज एन इंडिविजुअल लेवल, नॉट एट एज अ सोशल लेवल। वो किस तरीके से दूसरों के साथ मिल बांट के सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करे, वो नहीं, वो इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल तौर पे किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस टाइप का सोच करते हैं, वो पूरा चीज साइकोलॉजी स्टडी करता है। सोशल साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which is concerned with the ways in which the individual reacts to the social condition. social condition में individual किस तरीके से react करेगा उसको स्टडी करता है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस ऑन द अदर हैंड स्टडीज मैन एज अ सिटीजन। किस तरीके से मैन एक सिटीजन बना, सिटीजन के रोल्स ड्यूटीज किस तरीके से वो पालन करता है, किस तरीके से किसके रूलिंग में चलता है, रूल्ड होता है और रूलर बनता है, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल साइंस डील करता है। और रिलीजियन क्या डील करता है, रिलीजियन डील्स विथ मैन ए स्पिरिचुअल बीइंग। स्पिरिचुअल टाइप का जो चीज़ें होता है, स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल इंक्वायरीज क्या क्या रहता है, फेथ, बिलीफ, सुपर नेचुरल पावर्स, ये सबको रिलीजियन डिटेल्स में डील करता है। Therefore, we can say that sociology alone studies social relationship. एक सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप कौन स्टडी करता है फिर, सोशियोलॉजी। सोसाइटी इटसेल्फ, जिसको सोसाइटी इटसेल्फ मतलब सोसाइटी एज अ होल कौन स्टडी करता है,
sociology. Thus, the focus of on other social sciences is identical with that of sociology. Indeed, it is the focus of interest that distinguishes one social science from another. एक एक पार्ट, एक एक फ्रेज सोसाइटी का, जैसे हो गया पॉलिटिक्स, रिलीजियन, लॉ, एजुकेशन, डिफरेंट फेजेस को कौन कौन स्टडी करता है, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट फेजेस को स्टडी करता है. इकोनॉमिक फेज इकोनॉमिक स्टडी करता है. पॉलिटिकल साइंस का चीज़ सिटीजन, किस तरीके से मैन सिटीजन हुआ, सिटीजन वाला ड्यूटीज रोल्स, ये सब क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस डील करता है. हिस्ट्री, मैन एज अ पास्ट ह्यूमन बींग, उसका रिकॉर्ड पूरा रखता है. रिलीजियन, स्पिरिचुअल बींग, मैन एज अ स्पिरिचुअल बींग स्टडी करता है. साइकोलॉजी, मैन एज एन इंडिविजुअल बिहेवियरिंग, मैन एज एन इंडिविजुअल का मतलब बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करता है. पर सोसाइटी एज अ होल सबको लेके, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया, चाहे वो रिलीजियन हो गया, चाहे वो इकोनॉमिक हो गया, चाहे हो डिफरेंट एंगल्स जो आता है, कस्टम्स, कल्चर्स, बिलीव्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में. ठीक है. सोशियोलॉजी बहुत ही वास्ट कंटेंट को लेके, बहुत ही वास्ट कंटेंट को लेके चलता है. ठीक है. इसके बाद आते हैं नाउ, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सो वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन सोशल रिलेशनशिप नॉट बिकॉज दे आर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लीगल, एजुकेशनल एंड एनी अदर वे, बट बिकॉज दे आर, यहाँ पे आर होगा, एट द सेम टाइम सोशल. सोशल बनना जरूरी है. सोशल यहाँ पे क्या है, सोशल इज like for example you like to be around people or make friends, this is social. ठीक है. सोशल का मीनिंग क्या है, आप लोग डिफरेंट गैदरिंग्स में रहना पसंद करते हैं. मैन एज अ सोशल बीइंग हम लोग कहते हैं ना, मैन अकेले नहीं बच सकता, वो सोसाइटी में ही बचेगा, वो सभी को मिलकर एक साथ एक झुंड होके बच सकता है. सो दैट इज द थिंग, सोशल होना जरूरी है ह्यूमन के लिए. देयरफॉर सोसाइटी एज मैकाइवर एक थिंकर है जो कहते हैं कि द मार्वेलस, इंट्रिकेट एंड एवर चेंजिंग पैटर्न ऑफ टोटलिटी ऑफ दीज रिलेशनशिप. अब ये पूरा रिलेशनशिप का दाय, रिलेशनशिप का पूरा डिटेल्ड चीज़ हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, सोसाइटी का रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड एवरी चेंजेस हम लोग पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में. अच्छा, चलते हैं हम लोगों का लास्ट चीज़ पर. आप लोग पूरा वीडियो देखिए प्लीज़. मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर पूरा चीज़ ठीक तरीके से देखिए ताकि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर रहे, क्योंकि जब मैं और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी तो ये चीज़ें आपको काम में आएगा. सो हियर वी कम टू डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है. यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी. डेफिनेशन मैं 3 सोशियोलॉजिस्ट का डेफिनेशन ली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट बनेगा हम लोगों का एंटायर सोशियोलॉजी सिलेबस में. वो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी. फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ये जब तक आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ेंगे आपको ये लगेगा, अगस्कोथ. August is considered as father of sociology. He defines sociology as a science of social phenomena. Social phenomena को study करता है. Subject to natural and invariable laws. ये law scientific तरीके से law making procedure से society को study करता है. And discovers, and the discovery of which is the object of investigation. Discovery जिसको discover करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मतलब यही discovery हम लोगों का object of इन्वेस्टिगेशन रहने वाला है. ठीक है. कोई प्रॉब्लम को लेके हम लोग अगर रिसर्च करेंगे, उस सोशल रिसर्च का मेन टॉपिक वो प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम. सो सोसाइटल प्रॉब्लम होने से क्या होता है, इसके पूरा चीज़ को अगर हम लोग स्टडी करेंगे एक सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर रीजन लोकेलिटी के अंदर अगर चाइल्ड लेबर को हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो उसका रेमेडीज भी हम लोग बता सकते हैं. सो अगस्कोथ इज टेलिंग दैट ओनली कि हम लोग किस तरीके से सोशल रिसर्च, सोशल लॉज बना के, मतलब इनवेरिएबल लॉज बना के किस तरीके से सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. अगर जड़ को नहीं समझे तो उसका रेमेडी भी नहीं निकलेगा. तो सोशियोलॉजी हम लोगों को जड़ को भी समझने में हेल्प करता है और उसका रेमेडीज भी देने के लिए
हम लोगों को हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं हम लोग इमाइल डुर्कहाइम के डेफिनेशन के ऊपर। ही डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों? क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन ही सोशल सोसाइटी का मेन फ्रेमवर्क है। जैसे हम लोग का स्कूल हो गया इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जिसको जो कि मेन बेस सुपर स्ट्रक्चर देता है सोसाइटी का। ठीक है, इसके इसके बाद आता है मैक्स वेबर के डेफिनेशन के ऊपर। डिफाइन सोशियोलॉजी एज साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन इन ऑर्डर देयर बाय टू अराइव at causal explanation of its course and effects. is very important thinker of our syllabus. मैक्स वेबर क्या कहते हैं, इस सोशियोलॉजी से हम लोग डिफरेंट मतलब एक एक इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके रहता है। सो इफ यू वांट टू स्टडी एन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम देन यू हैव टू स्टडी द वे इंडिविजुअल डील्स विद द सोशल कंडीशंस। ठीक है, वो किस तरीके से एक सोशल कांस्टेंट को देखता है, हम लोगों को उस तरीके से उसको स्टडी करना पड़ेगा। हम किस तरीके से सेम मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में रहते हैं। कोई किसी को कोई ज़्यादा फॉर एग्जांपल ज़्यादा रिलीजन में बिलीव करता है, रिलीजन ही सब कुछ है उन लोगों के लिए। कोई अगर क्या करता है, रिलीजन को उतना फॉलो नहीं करता, वो अपना काम पे ज़्यादा फोकस देता है। सो डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन हिज लाइफ एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट इंडिविजुअल का होने से क्या होता है, उसका रिएक्शन टू डिफरेंट सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट होगा। सोसाइटी में एक्शन डिफरेंट तरीके से लिया जाएगा और कोई इफेक्ट्स उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से प्रभाव फैलेगा। तो इसके कारण क्या होगा, हम लोग डिफरेंट इंडिविजुअल का डिफरेंट तरीके से ही स्टडी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं और जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो किसी चीज़ उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। नहीं, जो पर्सन जिसको फॉलो करता है उसको हम लोग अपनाएंगे, उसी के सीट पर बैठकर हम लोग अपने इंटरप्रिटेशन करेंगे। वो किस तरीके से एक चीज़ को एनालाइज करता है उसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, देयर इज डिफरेंट इंटरप्रिटिवनेस अमंग डिफरेंट पीपल। ठीक है, यही वेबर का मेन फोकस था पूरा सोशियोलॉजी में। ये वेबर का डिफरेंट एकदम से डिफरेंट हट के उसने एकदम से एक डेफिनेशन दिया है, इंटरप्रिटेटिवनेस। ठीक है, ये एक मेन की पॉइंट है। ठीक है, ISC में लगेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and hit the bell icon so that whenever I will upload a new video you will get that as soon as possible। and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।